नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने एक महत्वपूर्ण एक्स हैंडल के पोस्ट के माध्यम से अपनी राजनीतिक भूमिका में बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन ने इस निर्णय के पीछे पार्टी की तरफ से उन्हें सौंपी गई नई भूमिका का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि ये कदम बिहार और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि राज्यसभा में उनकी नई जिम्मेदारी उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने का अवसर प्रदान करेगी। नितिन नवीन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को और पूरे बिहार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का आश्वासन दिया, ये जताते हुए कि पद में बदलाव होने के बावजूद उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और क्षेत्रीय विकास ही रहेगी। ये कदम न केवल उनके राजनीतिक करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है, बल्कि भाजपा की रणनीति और संगठनात्मक बदलावों में भी उनकी भूमिका को उजागर करता है। उनके शब्दों से ये स्पष्ट है कि ये नई जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्य निष्ठा को और भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उधर दिल्ली से राहुल गांधी आज केरलम के लिए रवाना हुए। वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका मुख्य उद्देश्य केरलम में चल रहे आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी के चुनाव अभियान को सक्रिय रूप से समर्थन देना है। वर्तमान में केरलम में चुनावी प्रचार जोरों पर है और कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए कई रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी केरलम में एक महत्वपूर्ण रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें वो अपने भाषण के माध्यम से पार्टी की नीतियों, विकास योजनाओं और राज्य के लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर जोर देंगे। उनके इस दौरे का उद्देश्य न केवल मतदाताओं के बीच पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, बल्कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर चुनावी तैयारियों में तेजी लाने का भी है। इसके अलावा उनका ये दौरा मीडिया और जनता के बीच कांग्रेस की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को भी उजागर करेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कई और अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रचार में भाग लिया है और उनके इस दौरे को केरलम विधानसभा चुनाव 2026 की रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। उनके आने से पार्टी के प्रचार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है और ये रैली राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करने वाली मानी जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध का पर्दाफाश करते हुए मैसूर से श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गंभीर इल्जाम लगे हैं कि उसने 1000 से अधिक फर्जी धमकी भरे मैसेजेस भेजे, जिसमें उच्च न्यायालय और कई सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाकर धमकी दी गई थी। इन संदेशों ने प्रशासनिक और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। तो पुलिस के अनुसार आरोपी ने धमकी भरे संदेश भेजकर डर और अफरा तफरी फैलाने का प्रयास किया था। गिरफ्तार किए गए श्रीनिवास लुइस के खिलाफ साइबर अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि इससे जुड़े डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और जांच जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे किसी भी खतरे का पुनरावृत्ति न हो। इस गिरफ्तारी से ये संदेश भी गया है कि दिल्ली पुलिस साइबर और डिजिटल अपराधों के खिलाफ सख्त है और किसी भी तरह की धमकी, आतंक फैलाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जांच की गहन प्रक्रिया के तहत आरोपी के नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों का पता लगाया जा रहा है, ताकि पूरे मामले की गहरी पड़ताल की जा सके। उधर दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां डीडीए फ्लैट में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या एलपीजी गैस सिलेंडर से मारकर की। घटना की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या का तरीका बेहद क्रूर और शॉकिंग था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से वैवाहिक विवाद चल रहे थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और गैस सिलेंडर समेत अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को कब्जे में लिया है, ताकि हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम को स्पष्ट किया जा सके। क्राइम टीम और एफएसएल की जांच से जल्द ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना की पूर्व योजना थी या किसी विवाद का नतीजा थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की विस्तृत पूछताछ की जाएगी, ताकि आरोपी के सभी संभावित मोटिव और संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया जा सके। ये घटना पूरे प्रहलादपुर इलाके में सुरक्षा और पारिवारिक विवादों के प्रति चेतावनी का सबब बन गई है। वहीं दिल्ली में आयोजित उत्तरी भारतीय पोलो चैंपियनशिप के अवसर पर भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने पोलो खेल को देश में और अधिक लोकप्रिय बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि 2036 में भारत में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में पोलो को शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक में पोलो खेल का हिस्सा था।
नवीन जिंदल ने पोलो के विकास को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पोलो के मामले में भी यही लक्ष्य है। उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड की प्रशंसा की, जिसे उन्होंने देश का सबसे अच्छा ग्राउंड बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में और भी अच्छे ग्राउंड हैं जिन्हें और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। सांसद ने यह भी बताया कि सरकार इस दिशा में उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पोलो खेल को बढ़ावा देना और इसे युवाओं तक पहुंचाना है, ताकि ये खेल भी भारत में ओलंपिक स्तर तक पहुंच सके। उनके इस प्रयास से ये स्पष्ट है कि पोलो को केवल एक शौकिया खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस खेल के लिए सुविधाओं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं को और बेहतर किया जाएगा। उधर हापुड़ के बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सरावनी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके दौरान उसने युवती के शारीरिक संबंध का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब युवती ने शादी की मांग की या मामले को लेकर दबाव डाला तो आरोपी ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लगातार मानसिक और भावनात्मक दबाव के चलते युवती ने इस हद तक महसूस किया कि उसने अपनी जान ले ली। यह घटना इलाके में लोगों के बीच गहरी चिंता और सदमे का कारण बनी है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। साथ ही पुलिस ने कहा कि अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल के सभी डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा कर आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की गहन पड़ताल की जाएगी। इस मामले ने न केवल युवती के परिवार को हताश किया है बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल अपराध के बढ़ते खतरों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मजहबी कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले सलीम वास्तविक लगभग 1 महीने तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद रविवार को अपने घर लौट आए। गले पर गहरे घाव होने के कारण वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। घर वापसी के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। बताया गया है कि यह हमला 27 फरवरी को हुआ था, जब लोनी थाना क्षेत्र के निठौरा रोड स्थित अली गार्डन कॉलोनी में बने सलीम वास्तविक के कार्यालय में हेलमेट पहने 2 सगे भाइयों जीशान और गुलफाम ने उन पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने सर्जिकल ब्लेड से उनका गला रेत दिया और कांच के टुकड़ों से कमर व पेट पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 1 महीने तक उनका इलाज चला। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सगे भाई पहले ही पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सलीम के गले में गहरे जख्म होने के कारण वो अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं और उनके परिजन उनकी देखभाल में पूरी तरह जुटे हुए हैं। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र 2 गनर लगातार उनके घर पर तैनात रहेंगे। इस घटना ने न केवल इलाके में भय का माहौल पैदा किया बल्कि समाज में कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता को उजागर किया है। उधर गाजियाबाद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला होने की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में पत्रकार को गंभीर चोटें आई है। आरोपी 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी और डंडों का इस्तेमाल करते हुए पत्रकार पर हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमले की पूरी क्रूरता साफ दिखाई दे रही है। घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। एसीपी उपासना पांडे की तरफ से पत्रकारों के फ़ोन नहीं उठाए जाने से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस हमले ने न केवल पीड़ित पत्रकार को भयभीत किया है बल्कि पूरे पत्रकार समुदाय में गहरा रोष पैदा कर दिया है। पत्रकारों का कहना है कि अगर शहर में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं रह सकता तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। इस घटना ने पत्रकारों और आम लोगों में यह चिंता पैदा कर दी है कि ऐसे मामलों में पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की ज़रूरत है। स्थानीय मीडिया और पत्रकार संगठनों ने हमले की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस हमले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक गंभीर है। आकाश गर्ग जी पे जो हमला हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और गाजियाबाद प्रशासन और शासन से उम्मीद करता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये योगी जी की सरकार है, इसमें कार्रवाई आवश्यक होगी। जय हिंद, जय भारत। आकाश गर्ग जी पे जो और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? बताया जा रहा है कि कई लोगों ने मिलकर एक पत्रकार पर यह जानलेवा हमला किया है और इसके बाद पूरे पत्रकार संगठन में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और त्वरित कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये गाजियाबाद का
एकदम ऐसा हाई सिक्योरिटी क्षेत्र का मामला है जहां पर पूरे दिन में करोड़ों का बिजनेस जो है वो व्यापार जो है वो वहां किया जाता है। उस ऐसे सेफ्टी वाली जगह पर इस तरीके से पत्रकार पर हमला हो जाता है। एक इतनी बड़ी जो चूक है वो हो जाती है। वहां पर आसपास में 300 मीटर की दूरी पर ही चौकी है और 500 मीटर की दूरी पे ही थाना है, थाना कोतवाली है गाजियाबाद का। इसमें पत्रकार पर जानलेवा हमला भी हुआ। अब पत्रकार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उसी को लेकर पत्रकारों में भी काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार पर इस हमले के बाद पत्रकार समाज में बिल्कुल आक्रोश है और वो आज गाजियाबाद के कमिश्नर साहब से मिलने जो है वो जा रहे हैं और अपना आक्रोश जो है वो दर्ज कराने के लिए अब पत्रकार साथी जो है अब वो वहां पहुंच रहे हैं। देर रात की घटना आपको मैं बता देता हूं। गाजियाबाद का ये थाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जहां दिल्ली गेट के इलाके में आकाश गर्ग नाम के एक पत्रकार रहते हैं जो कि एक भारी संस्था में काम करते हैं और वो आपको ये बता दूं कि 1 दर्जन से भी ज्यादा विशेष धर्म के लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया है। हमले का सीसीटीवी वीडियो जो है वो सामने आया है। घटना के बाद एसीपी जो मैडम है वो उपासना पांडे इनका नाम है, वो देर रात जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में उनको जानकारी देने के लिए कहा जाता है तब भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो एक ये बड़ी लापरवाही है। आखिरकार सीओजी नंबर और जो पुलिस अधिकारी है उनके पास जब इस तरीके की बड़ी घटना बताने के लिए समय नहीं है तो वो कितनी बड़ी लापरवाही अपने इलाके में कर रही है। अगर किसी भी तरीके की कोई जानकारी देर रात को अगर कोई देता है तो किस नंबर पे दिया जाए। हालांकि पत्रकार की घटना पर लगातार अब तमाम विपक्षी पार्टी और बीजेपी नेताओं के भी जो बीजेपी विधायक हैं मोदी नगर से अजीत पाल त्यागी उनका भी बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट ये किया है कि अब इसका जो इस तरीके की घटना जो है वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने भी दुख जताया है और कार्रवाई की भी मांग की है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष प्रविंदर यादव का भी इसमें बयान आया है। उन्होंने अपनी बाइट में दुख जताया है और कार्रवाई की भी मांग की है। लगातार अब पत्रकार जो है वो अब कमिश्नर के ऑफिस में कूच करने के लिए तैयार है और अपना ज्ञापन देने के लिए ऐसे लापरवाही एसीपी जो भी अधिकारी है चाहे वो किसी भी तरीके का अधिकारी हो, अगर कोई लापरवाही करता है इस तरीके की चीजें करता है, अपने आप को जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि देर रात जब ये पूरी घटनाक्रम हो रहा था तो इसकी जानकारी के लिए एसीपी मैडम उपासना पांडे के पास फोन उठाने तक का भी जो टाइम है समय जो है वो नहीं मिल पाया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही जो है वो हुई है। एक बड़ा दुख है, पत्रकार जगत में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार इस तरीके से पत्रकार का हनन होना, देश का चौथा स्तंभ पर इस तरीके से घात करना एक बड़ी बात है। पुलिस गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के इस प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और अभी तक उन 15 लोगों के खिलाफ कोई भी पहचान नहीं हुई है, ना किसी तरीके का पुलिस एक्शन हुआ है। अभी तक किसी एक अपराधी की भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार पूरी रात जो है पुलिस क्या कुछ काम कर रही थी कि अभी तक सीसीटीवी सामने आने के बाद भी उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और अजीत, दूसरी तरफ जिस विशेष समुदाय के लोगों की ये बात हो रही है, क्या इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि आखिर क्या वजह थी कि इस विशेष समुदाय के लोगों ने इस पत्रकार पर इस तरीके का जानलेवा हमला कर दिया? और अगर हम गाजियाबाद की बात ही करें तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आम तौर पर देखने को मिलने लगी हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगर किसी पत्रकार पे हमला हो रहा है
और इस तरीके से अधिकारी जो है वो फोन समय पर नहीं उठाती हैं, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही होगी जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद जिले के अंदर, जो कि दिल्ली से सटा एक रिहायशी इलाका माना जाता है, सबसे सेफ जोन जो है वो गाजियाबाद माना जाता है, वहां पर इस तरीके की घटना एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चुनौती जो है पुलिस के लिए होती जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि समय रहते जब बड़ी घटना एक हो जाती है, उस पत्रकार साथी का हाथ जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, सर में कई टाके आए हैं, जिनका उपचार जो है वो फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। तमाम पत्रकार जो है वो इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद कमिश्नरेट का घेराव करने के लिए पत्रकार जो है वो कूच हो रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं अब प्रशासन का खौफ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि गाज़ियाबाद में ही एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, वो भी खबर निकलकर सामने आई थी। उसके बाद एक कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। अब पत्रकारों को भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके से तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई में किया गया है और कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल देर रात जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ है तो देर रात से लेकर अभी सुबह तक भी कोई कार्रवाई पुलिस की इसमें दिखती नजर नहीं आई। पुलिस जब पत्रकारों ने इसका संज्ञान लिया और पूरे मामले की जब जानकारी हुई, तब पत्रकारों ने अपने अपने संस्थानों में खबर चलाया और कहीं ना कहीं इस आवाज को पूरी तरीके से उठाया गया। इस तरीके से किसी पत्रकार पर जानलेवा हमला जो है वो किया गया है, मगर पुलिस की तरफ से अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी की अभी इसमें शनाख्त की गई है कि आखिरकार सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद, साक्ष्य सामने आने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में पत्रकार पर यह हमला हुआ है और कई लोग लाठी डंडे से पत्रकार पर हमला करते हुए नजर आए। इस हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी इस घटना के बाद सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोनी निवासी हाजी सलमान नाम का युवक अपने कई साथियों के साथ एक कार्यालय में घुसकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक पीड़ित पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे बरसाता नजर आ रहा है, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य लोग भी दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सबकी नज़र गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल ये देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले का संज्ञान लेकर क्या कदम उठाती है और आरोपियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। वहीं गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में नया बस अड्डा के पास सोमवार सुबह करीब 6 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई, जब नए बस अड्डे से मोहन नगर की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का नंबर हादसे के बाद मौके पर हड़कंप भी मच गया और राहगीरों व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। उधर नोएडा के सेक्टर 32 स्थित अमौर सोसाइटी में रविवार को एक बेहद दुखद और सनसनीखेज घटना घटी, जब एक बीटेक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में 28वीं मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा को स्थानीय मीडिया सूत्रों के अनुसार एक बड़े तेल कारोबारी की बेटी बताया जा रहा है। वो पंजाब के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी और 3 दिन पहले ही पंजाब से नोएडा आई थी। घटना के बाद सोसाइटी में अचानक हड़कंप मच गया। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचकर छात्रा के शव को कब्जे में लिया और मामले की गहन जांच शुरू की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए और गिरने की परिस्थितियों का अध्ययन किया। शुरुआती जांच के अनुसार छात्रा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था या किसी और वजह से यह घटना घटित हुई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि अमौर सोसाइटी और नोएडा के लोगों में भी चिंता और भय पैदा कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद भी मौत की असली वजह का खुलासा किया जाएगा।
और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।